जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकेंड पेपर है उसमें यूनिट 4 जो कि आपके वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित यूनिट है, उसमें दर्शन दिया गया है। आपको जो पढ़ना है पाठ्यक्रम में अम्बेडकरवाद दर्शन। देखिए, अम्बेडकर जी का जो जीवन का फिलॉसफी था क्या था, और साहित्यिक और दार्शनिक तरीके से देखें उन्होंने जिस तरीके से समाज सुधार किया है और बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन उनके द्वारा हुए जिनके द्वारा समाज में काफ़ी परिवर्तन हुआ, तो उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बुक से है, उनकी फिलॉसफी से है, जीवन दर्शन रचनाओं से संबंधित ये कुछ जो है क्वेश्चन आपको इस जो है ये वाले यूनिट से देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल नाम क्या था? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मूल नाम था इनका भीमराव। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल मऊ में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी यानी जो भीमाबाई थी, उन्होंने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन भीमराव का जन्म हुआ था। तो 1891 में जो है इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल के दिन। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल बहुत ही अनुशासित रहा था। भारत रत्न से सम्मानित बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के कितने वर्षों में, करीबन 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनगिनत कार्य से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनकी वजह से हम उनकी हिंदी साहित्य में भी योगदान को नकार नहीं सकते सामाजिक सुधार की दृष्टि से। अम्बेडकर वाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी। जब ये हुआ कि आज़ादी दिलानी है तो ये तो था कि देश को आज़ादी मिलेगी तो उसमें हर वर्ग को आज़ादी मिलेगी, पर हमारे देश में ही ऐसी वर्ण व्यवस्थाएं थी जिनसे जातिगत विद्रोह, एक चुनिंदा समूह को टारगेट किया जाता था और वो बहुत ही उत्पीड़ित था। तो क्या इस आज़ादी के बाद उन्हें भी अपना स्वाभिमान प्राप्त हो पाता कि नहीं हो पाता? तो उसी के समानांतर जो है साहित्यिक दुनिया में देखें तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही बाबा भीमराव अम्बेडकर एक विचारधारा लेके आते हैं जिसको कहते हैं अम्बेडकरवाद विचारधारा, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफ़ी उग्र तेवर अपनाया कि इनका कौन सा होगा, आज़ादी मिल भी जाएगी तो क्या दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध जो भी कुछ करना है क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा कि नहीं, उन्हें जस्टिस दिलाना है। तो ये फिलॉसफी अम्बेडकरवाद की फिलॉसफी आती है। इसमें भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, न अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सोशल मूवमेंट का सूत्रपात करते, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अम्बेडकरवाद का नाम दिया। अम्बेडकरवाद जो था ये दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता था। एक बारगी ये देखिए कि अंग्रेज आपके देश को छोड़ के चले भी जाते, पूरा कुनबा अगर देखें तो देश, हमारा राष्ट्र जो है वो आज़ाद भी हो जाता, पर इसी राष्ट्र में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको सम्मान नहीं प्राप्त है, वो अपने ही के द्वारा जो है एक तरीके से सामाजिक बहिष्कृत के शिकार होते हैं। तो क्या उनके साथ ये न्याय होता? तो बाबा का कहना यही था कि दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानना है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। अम्बेडकर जी ने स्वयं ये कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो तो देश से अलग थलग पड़ा हुआ है और वंचित भी है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को ही वरीयता दूंगा। तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि मेरे लिए क्या है, व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा मेरा खुद का हित हो, उससे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण राष्ट्र का हित मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे दलित भाइयों के हित की बात आए राष्ट्र हित के बीच, तो मैं उस स्थिति में दलितों के हित की वरीयता दूंगा। अम्बेडकरवाद के अनुसार ये देखिए उन्हीं का दर्शन है। अम्बेडकर के अनुसार
जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना, यानी ये जो चीज़ें हैं जाति और वर्ण, अगर इसकी पूरी तरह खात्मा नहीं करते हैं तो हम समाज में समानता इक्वालिटी का आदर्श नहीं स्थापित कर सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक ये जाति की अवधारणा है, जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से पूर्णतः निकल नहीं जाती, विलुप्त नहीं होती और नष्ट नहीं होती, तब तक ये समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकता कि कुछ लोगों को न्याय मिल जाए। अंबेडकर जी के अनुसार ये भी है कि जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं को सिर्फ एक प्रमाणिक धर्मग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन ही ना करती हो। शेष सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पे निषिद्ध, लीगली प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए। इनके अलावा धार्मिक पदों पे सिर्फ ब्राह्मणों के आसीन होने की परंपरा को भी, तो देखिए एक उस समय था कि जो ब्राह्मण थे अगर वो भी सर्वोच्च सत्ता पे आसीन है तो वो वर्ण व्यवस्था के पूर्धर अगर कहे तो समर्थक होते थे, विरोधी बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो इनका ये भी कहना है कि अगर एक धर्म आप स्थापित करते हो, कानून की किताबें, धर्म जो भी है एक है, और बाकी जो कानूनी तौर पे उसको निषिद्ध कर देते हो, मना कर देते हो, तो कम से कम अगर एक वर्ग से ब्राह्मण वर्ग ही नहीं उच्च सत्ता पे आसीन होता है तो कम से कम वर्ण व्यवस्था में सभी को स्थान प्राप्त होगा। तो पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी प्रदान नहीं करता, कौन नहीं करता है? यदि जो हिंदू समाज है ये दलितों को मानवोचित गरिमा प्रदान नहीं करता तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वयं 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने 1000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहीं से हम सुनते हैं न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट, नव बुद्ध आंदोलन की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि ना तो इसमें मनुष्य के बीच भेदभाव है और ना ही इस लोक से परे किसी दूसरे लोक की झूठी या नकली इसमें कल्पनाएं हैं। तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आप देखिए बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं बाबा जी, और मानवाधिकार जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के, इनके अलावा देखिए ये जो समाज सुधार में इनके मोमेंट थे कि मानव अधिकार के लिए जैसे दलित हो, दलित आदिवासी हों, उनको मंदिर में पहले प्रवेश से निषेध किया गया था। तो वो मंदिर प्रवेश, पानी पीने का या छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच जैसी जितनी भी कुरीतियाँ विद्यमान थी उनके लिए उन्होंने कुछ जो है कुरीतियों को मिटाने के लिए सत्याग्रह किया, है ना, कहीं पे मूवमेंट को खुद आगे से लीड किया। तो इसमें आपको कुछ मोमेंट इनके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे एक तो मनुस्मृति में जहाँ पे वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया गया है और हिंदू धर्म में काफ़ी जगहों पे मनुस्मृति को कोड भी किया जाता है। तो इन्होंने एक मनुस्मृति दहन का कार्य किया था 1927 में। मनुस्मृति जो है वो ग्रंथ है उसको जलाने का काम किया था 1927 में। उसके एक साल बाद 1928 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इतिहास में इसको सुना होगा, महाड़ सत्याग्रह। तो महाड़ सत्याग्रह इन्होंने जो है 1928 में किया। मनुस्मृति को 1927 में जलाया था, महाड़ सत्याग्रह जो है 1928 में किया था, और नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930 में इनका नासिक सत्याग्रह हुआ था। इनके अलावा येवला की गर्जना, ये एक आंदोलन था, येवला की गर्जना, मतलब आप सुने रहिए, एग्जाम में अगर आप आ गया तो फिर आप कर सकते हैं। ये 1935 में। तो हमने 4 इनके द्वारा जो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए जो प्रयास किया गया, मनुस्मृति दहन 1927, महाड़ सत्याग्रह 1928 और नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गर्जना 1935। ये क्या करते थे? शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि वो बेजुबान है, उनके पास जुबान है पर वो अपनी जो पीड़ा है उसे व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए 1927 से लेके 1956 के दौरान इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को आवाज़ दी, जुबान दी, उसमें एक था मूक नायक। मूक नायक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पत्रिका रही है। मूक नायक बाबा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की निम्न में से कौन सी पत्रिका है? तो जैसे मूक नायक था, बहिष्कृत भारत था, समता था, जनता और प्रबुद्ध भारत था,
कुल 5 इनकी जो है साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन मिलता है, जिनमें आप ध्यान रखिए, एक मूक नायक को ध्यान रखिए, दूसरा बहिष्कृत भारत का इनका था, तीसरा समता यानी इक्वलिटी लाना था ना, तो इनको एक समता करके था, एक था जनता और प्रबुद्ध भारत। तो इस तरीके से इनकी पत्रिकाएं जो है निकलती थी। कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज के जरिए अध्ययन करने और साथ ही वो कुछ इनकम भी कमा सके, उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए, इनके द्वारा 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। तो 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में ही सिद्धार्थ महाविद्यालय, इसलिए पूछा भी गया है सिद्धार्थ महाविद्यालय किनसे संबंधित है, तो ये अंबेडकर जी से है। औरंगाबाद में मिलिंद। इस तरह इन्होंने बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली। तो हमने बताया था ना कि 1956 में ये जब एकदम ये हुआ कि अब हमको छोड़ देना चाहिए, तो अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व करीबन 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में इन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म में, और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ, इनका अंतिम ग्रंथ क्या था, द बुद्धा करके था, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जैसे बुद्ध जी का और उनका क्या धर्म है, तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर लोगों को प्रेरित करे रहे कि कम से कम इसको अपनाइए आप, इसमें इस तरीके से कुरीतियां विद्यमान नहीं है। एक था इनका जात पात तोड़क मंडल 1937 में, जात पात तोड़क मंडल वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार अपने अभिभाषण को उन्होंने जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त जो अंधविश्वास, अंधशक्ति है, उनसे मुक्ति दिलाने का कार्य किया था। एक हिंदू विधेयक के संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि के प्रावधान कर उसके क्रियान्वयन के लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। सामाजिक क्षेत्र में तो इन्होंने योगदान दिया समाज सुधार के क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्र में भी अपने योगदान दिए। जैसे भारत में जो आरबीआई की स्थापना है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ था। एक जब रिसर्च करते हैं स्कॉलर तो एक शोध ग्रंथ जो लिखना होता है, तो इन्होंने आरबीआई की स्थापना के लिए अंबेडकर जी ने शोध ग्रंथ लिखा था, रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय, और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथ। तो ये सब जो हिल्टन यंग कमीशन था उनके समक्ष साक्ष्य के आधार पर रखा गया था 1935 में। जैसे हमारे आरबीआई का हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे जो स्थापना हुआ, तो उनके पहले ये पढ़ने के लिए दिया गया था, या पढ़ने के लिए क्या कि जो भी रिसर्च होता है, थीसिस वगैरह लिखी जाती है, तो जब कुछ भी बनाते नियम कानून तो देखते हैं, तो ऐसे में रुपए की समस्या और उसका उद्भव तथा उपाय या भारतीय चलन में बैंकिंग का इतिहास, ये सब उनके साक्ष्य सामने रखा गया था। इनके द्वारा और भी शोध ग्रंथ लिखे गए थे कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, उसी के आधार पे कहते हैं कि देश में अपने यहाँ पे जो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, इनके शोध ग्रंथ के आधार पे ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त के विकास पे हुआ था। कृषि में इन्होंने, आजकल हम कहते हैं कि सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाइए, सबका कल्याण होगा, सहकारी खेती के बारे में बताया, जल संचय कैसे किया जाए, सहकारिता, सामूहिकता, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना हो। साथ ही 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन का बहुउद्देशीय जो खाका था, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी, सोन नदी, ये सब के बारे में भी किया। और 1944 में केंद्रीय जलमार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित भी करवाया। तो बांध वाली जो टेक्निक है, मजबूत तकनीकी संगठन होना चाहिए। लेकिन एक चीज हम देखते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि वो संविधान कानून मंत्री भी अपने पहले बने, तो उन्होंने जाना कि कानून की क्या ताकत है, उसके द्वारा अगर हम किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हैं। इसलिए संविधान तथा राष्ट्र के निर्माण में जो हमारा नींव तैयार करता है, जो हमारा बेसिक फाउंडेशन हम प्रस्तावना कहते हैं, उन सब में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, मानवता के आधार पे भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के जब कठिन परिश्रम से ये तैयार होता है और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद
को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत करते हैं, तो सर्वाधिक योगदान इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही था। उनके प्रारूप समिति के बारे में हम सुनते हैं तो संविधान में तो उनके बहुत ज़्यादा योगदान है। 1951 में महिला सशक्तिकरण का जो हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में इनका प्रयास किया गया। ये 1951 वाला ये जो महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1956 से जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षा लिए थे, 1951 में इसके पहले महिलाओं के कल्याण के लिए हिंदू संहिता विधेयक में अपना योगदान दिया। इनके अलावा हम जब 1956 में भाषाई राज आंध्र प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो 1955 में इनका अपना ग्रंथ है भाषाई राज्यों पर विचार, उसको प्रकाशित करते हैं, जो छोटे छोटे प्रबंधन योग की आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये सब अपना पुनर्गठित होने की बात तो वहाँ से भी पढ़ के बहुत चीज़ें लेते हैं। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, या निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूती, हर एक जगह पे अपना योगदान देते हैं। इनके अलावा ये शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण में भी देते हैं। जैसे वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों को जो 12 घंटे से घटाकर कम से कम उन्हें 8 घंटे कार्य के लिए दिया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, यहाँ तक जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उनको प्रसूति अवकाश दिया जाए, है ना, संवैतनिक अवकाश दिया जाए, कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना के तहत कि उनका बीमा करवाया जाए, और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, तो लेबर लॉज, हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ते हैं, लेबर लॉज कॉन्ट्रैक्ट, तो उनमें बहुत सारा इन्होंने योगदान दिया 1952 में भविष्य निधि अधिनियम के लिए, और यहाँ तक मजदूर एवं कमजोर वर्गों के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीटें जीती थी। तो इन्होंने अनियमित जो भी थे सुरक्षा, ये कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक के लिए भी 1944 में उसे पारित करवाया। श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में नहीं, ये भी एक सामाजिक सुधार ही है। अगर जिसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा उन्हें न्याय दिलाने का ये भी एक तरीका ही है। अम्बेडकरवाद दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता। अब यहाँ पे तो आपको सिर्फ एक ही धारा तो नहीं दिखा, मजदूर वर्ग है तो सभी शोषित मजदूर वर्ग है उसपे, तो अम्बेडकरवाद दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बात करता है, जितने हमने गिनाए हैं। किंतु यह मार्क्सवादी की तरह ये नहीं मानता। मार्क्सवादी में आप देखते हैं मार्क्सवाद कि एक शोषक तबका है, शोषक शोषित तबका है, एक शोषण कर रहा है, इनके बीच एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति हो, तो बस मार्क्सवाद यही कहता है ना कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और ना ही वो नारीवादियों की तरह इस विचार का पक्षधर है कि मूल समस्या जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है, कि आप देखिए महिलाओं को समान वेतन पुरुषों के नहीं मिलता, हालांकि वो उतना ही काम करती हैं, ये नहीं मानता। इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, शेष समस्याएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ अंतर भी कर दिया गया कि अंबेडकर जी का विचार जो है वो काफ़ी व्यापक है, वो बहुत संकीर्ण नहीं है, सिर्फ आर्थिक शोषण की बात ही नहीं समझता, वो शोषण हर एक कह सकते हैं कि हर एक चरण पे शोषण है, वो महिलाओं के साथ शोषण है। और समान वेतन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे जातिगत भेद भी है, वर्ग भेद भी है, और एक तरीके से कहें कि हमारे यहाँ पे लिंग का जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी है। तो बहुत ही व्यापक इनके विचार हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण हम कांसीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ, तो कांसीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड, बामसेफ का ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1921 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति ट्रिपल नहीं बल्कि 4S का गठन किया, जबकि 1984 में DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण होता है, जो वर्तमान समय में अंबेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी, तो ये नामदेव
ढसाल द्वारा, महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य एग्जाम्पल हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित दिखती है। तो देखिए, वैसे तो बहुत ही बृहद स्तर पे हमने नहीं बताया दलित पार्टी की किस तरीके से समर्थन में ये सारी पार्टियां हैं, लेकिन हमें इन सब से बहुत ही बड़े रूप में बाबा अम्बेडकर जी को देखना चाहिए। उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में कार्य नहीं किया, अपना योगदान सर्वस्व क्षेत्र में बिखेरा है। और आज के लिए इसे हम यहीं पे एंड करते हैं। देखिए, यहाँ से विचार से उनके जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ओवरऑल तो आपने उनकी फ़िलॉसफी को जान लिया। बाकी बहुत सारे कुछ फैक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो वो थोड़ा से अलग होंगे, नहीं तो हमने लगभग उनके विचार अलग अलग क्षेत्रों में क्या रहे हैं उन सारे को यहाँ पे कंपाइल कर दिया। उम्मीद है कि ये वैचारिक जो क्रांति है बाबा भीमराव अम्बेडकर की वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह आपके पाठ्यक्रम में लोहिया दर्शन, गांधी जी का दर्शन, ये सभी है, तो धीरे धीरे उसे करा देंगे यूनिट 4 को। उम्मीद है आज के सेशन आज से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, हिंदी आवर प्राइड, वहाँ से कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।